डीएनए मित्रों, शांति अध्ययन के जनक कहे जाने वाले महान समाजशास्त्री जोहान गाल्टुंग ने कहा था, अमेरिकी साम्राज्य का पतन 2025 तक हो जाएगा। अमेरिकी शक्ति वैश्विक स्तर पर कम होगी, जिससे देश के भीतर भी बिखराव आ सकता है। 25 साल पहले जो भविष्यवाणी की गई थी, उसकी नींव उसी दिन पड़ गई जब 2025 में ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और अब उस भविष्यवाणी के सच होने के संकेत साफ साफ दिखाई भी देने लगे। ये संकेत कई तरीके से दिख रहे हैं, कई जगहों से दिख रहे हैं। ये संकेत स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रेसिडेंट ट्रंप के आज के दिए गए भाषण से मिल रहे हैं, जिसमें उन्होंने उस यूरोप को धमकाया जिसके साथ मिलकर अमेरिका ने कई बड़े युद्ध और कई बड़े ऑपरेशन किए। अमेरिका के पतन के संकेत दावोस समेत दुनिया भर से मिल रहे हैं। सुपर पावर के सुपर लीडर को वैश्विक मंच से अपशब्द कहे जा रहे हैं, सरेआम गालियां दी जा रही हैं। जो देश कभी अमेरिका के इशारों पर नाचते थे, वो अब उसके ही दुश्मन को आमंत्रित करने लगे। विस्तारवाद और कब्जे के खिलाफ अब ग्रीनलैंड और कनाडा जैसे देश अमेरिका के खिलाफ लड़ने का मन बना चुके हैं। और इस सब के बीच अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के खिलाफ बगावती आवाज उठने लगी है। कनाडा को नया स्टेट बनाकर अमेरिका में मिलाने की धमकी देने वाले ट्रंप के सामने अमेरिका के टूटने का खतरा बढ़ गया है। मित्रों, अमेरिका के पतन के इन सभी संकेतों का विश्लेषण आज हम विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रंप के दावोस डायलॉग का डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सीधा वैश्विक संवाद किया। वो ठहर कर बोल रहे थे, लेकिन उनके शब्द बेहद सख्त थे। ट्रंप के संवाद में आत्ममुग्धता के साथ साथ यूरोपीय देशों के लिए चेतावनी और उपदेश दोनों थे। ट्रंप के संवाद के केंद्र में ग्रीनलैंड भी था और कनाडा भी था, वेनेजुएला भी था और पूरा यूरोप भी था। ट्रंप के दावोस डायलॉग की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यूरोप को सीधे तौर पर धमकी दी है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क और यूरोप को धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क को ग्रीनलैंड सौंपना अमेरिका की ऐतिहासिक भूल थी। ट्रंप ने आज पहली बार कहा कि ग्रीनलैंड को जीतने के लिए सेना का प्रयोग नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा, अगर अमेरिका शामिल नहीं होता तो नेटो नहीं होता। वो इस बात की कदर नहीं करते कि हम क्या करते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि आज भी अमेरिका ही सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। अगर विश्वास नहीं है तो दुनिया वेनेजुएला को देख ले। मित्रों, उन्होंने कहा कि अमेरिका सिर्फ ग्रीनलैंड चाहता है। इसे पाने से कोई वैश्विक शक्ति अमेरिका को नहीं रोक पाएगी, लेकिन इसके लिए सैन्य बलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकता है और इसके लिए वो ग्रीनलैंड को पैसा देने के लिए भी तैयार है। ट्रंप ने इससे पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड के हर एक निवासी को 8 लाख से 80 लाख रुपए तक का नकद पैसा दिया जा सकता है, लेकिन ग्रीनलैंड ने तब इसका विरोध किया था। मित्रों, ट्रंप ने आज फिर से अमेरिका को वैश्विक शक्ति का एकमात्र केंद्र करार दिया। उन्होंने आज ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने के लिए डेनमार्क को एहसान फरामोश कहा। उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटकर डेनमार्क को चेतावनी दी। मित्रों, आपने सुना आज किस तरह दावोस के मंच से ट्रंप ने यूरोप को निशाने पर लिया। सख्त तेवर और उससे भी ज्यादा अल्फाज। ये हालात बता रहे हैं कि ट्रंप और यूरोपीय देशों का गुट यानी यूरोपियन यूनियन आज आमने सामने आ गए हैं। अब हम आपके सामने इन दोनों पक्षों की ताकत का विश्लेषण करने जा रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि इस टेंशन में कौन किस पर भारी है। अगर सामरिक शक्ति की बात करें तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कहीं एक समान है तो कहीं बहुत ज्यादा फर्क है। अमेरिका के पास 21 लाख जवानों की सेना है, तो यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को मिलाकर कुल 24 लाख की फौज मौजूद है। अमेरिका के पास तकरीबन 4600 आधुनिक टैंक हैं, तो यूरोपियन यूनियन के पास यह आंकड़ा 5000 है। अगर सैन्य विमानों की बात करें तो अमेरिका के पास तकरीबन 15000 लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जबकि इस मोर्चे पर यूरोपियन यूनियन पिछड़ जाती है। यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्यों की ताकत को मिलाएं तो उनके पास सिर्फ 5000 सैन्य विमान हैं। एक और सैन्य पहलू है जहां यूरोपीय यूनियन की शक्ति अमेरिका के सामने काफी कम है। यह पहलू है एटमी हथियारों का। अमेरिका के पास तकरीबन 5200 एटमी वॉरहेड हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन के पास सिर्फ 290 हैं। कहा जाता है युद्ध की गाड़ी पैसों के पहिए पर चलती है। इसी वजह से सामरिक शक्ति के साथ साथ दोनों पक्षों की आर्थिक तुलना करना भी बेहद जरूरी है। अमेरिका की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद तकरीबन $32 ट्रिलियन है, जबकि यूरोपियन यूनियन की जीडीपी $22.5 ट्रिलियन है।
अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ तकरीबन 2.4% है, जबकि यूरोपियन यूनियन में यह आंकड़ा 1.4% है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी यूरोपियन यूनियन कमजोर साबित होती है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय तकरीबन $92,000 है, जबकि यूरोपियन यूनियन की प्रति व्यक्ति आय तकरीबन $67,000 है। सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर ट्रंप का पलड़ा भारी नजर आता है। शायद यही वो आंकड़े हैं जिनके बलबूते ट्रंप बार बार यूरोप को धमका रहे हैं, यूरोप का कद छोटा करके दिखा रहे हैं। डीएनए मित्रों, एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं पॉल कैनेडी। उन्होंने एक बार कहा था, महाशक्तियां तब गिरती हैं जब उनका विस्तार उनकी वास्तविक शक्ति से आगे निकल जाता है। सबसे शक्तिशाली देश होने के अहंकार में डूबे ट्रंप इसी ओर अग्रसर हैं। एक तरफ उनकी नजर ग्रीनलैंड पर है तो दूसरी तरफ वो कनाडा को कब्जाने का जाल बिछा रहे हैं। ट्रंप ने मानचित्र पर कनाडा को जैसे ही अमेरिका का हिस्सा बताया, वैसे ही कनाडा की सेना ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। पिछले 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब कनाडा को आक्रमण का डर सता रहा है। वो डर भी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की ओर से आक्रमण का है। इसीलिए कनाडाई सेना ने एक काल्पनिक युद्ध के आधार पर मिलिट्री मॉडल तैयार किया है। विशेषकर यह कि अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या होगा और हालात कैसे होंगे। मित्रों, हम आपको बताएंगे कि कनाडाई सेना की ताकत क्या है। अगर अमेरिका ने आक्रमण कर दिया तो कनाडा कितने दिनों तक युद्ध में टिक सकता है, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि कनाडा डरा क्यों है। मित्रों, ट्रंप ने कुछ महीने पहले कहा था कि अगर कनाडा अमेरिका से फायदा ले रहा है तो वो 51वां राज्य हो सकता है। ट्रंप की ये उत्कंठा ऐसी ही नहीं है, असल में अमेरिका के डीएनए में ही विस्तारवाद है। जो अमेरिका आज 50 राज्यों का देश है, वहां कभी सिर्फ 13 राज्य थे। 13 से 50 तक के भू विस्तार की यात्रा साम्राज्यवाद की नीति शास्त्र की एक पाठ्य पुस्तक जैसी है। आज हम उस पाठ्य पुस्तक के पन्नों को पलटना चाहेंगे। मित्रों, 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से $15 मिलियन में 8.25 लाख वर्ग मील जमीन की सौदा किया। यह जमीन खरीदने के बाद अमेरिका का आकार तुरंत 2 गुना हो गया। आज का लुइसियाना, आयोवा, मिसोरी उसी का हिस्सा है। इसी डील की तरह ट्रंप ने ग्रीनलैंड को भी खरीदने की एक कोशिश की है, जिसे वहां के लोगों ने नकार दिया है। 1846 के मैक्सिकन वॉर में एक बड़ा हिस्सा कब्जा किया, जहां आज टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य हैं। इसके बाद अमेरिका ने मैक्सिको से करीब 30,000 वर्ग मील जमीन खरीदी, जहां आज दक्षिणी एरिजोनास है। 1867 में रूस से अलास्का खरीदा। इसके बाद 1898 में अमेरिका ने स्पेन के साथ युद्ध लड़ा और स्पेन के कई उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया। आज के प्यूर्टो रिको और गुआम अमेरिका का हिस्सा है। इसी तरह अमेरिका 13 से 50 राज्य पर पहुंच गया। जिस तरह अमेरिका ने मैक्सिकन और स्पेन वॉर में जमीन हथियाई, उसी तरह इस बार उसकी नजर कनाडा पर है। अपने पुरखों की तरह ट्रंप भी विस्तारवादी नीति को नया आकार देना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। इसी विस्तारवाद नीति का डर कनाडा को भी है, इसलिए वो सैन्य तैयारियां कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं, अगर अमेरिका ने हमला कर दिया तो कनाडा उसके सामने कितने दिनों तक टिक सकता है। मित्रों, अमेरिका के पास 13,29,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि कनाडा के पास सिर्फ 68,000 हैं। यानी कनाडा के एक सैनिक के मुकाबले अमेरिका के 19.5 सैनिक हैं। अमेरिका वायुसेना के पास 1800 लड़ाकू विमान है, जबकि कनाडा के पास सिर्फ 79 हैं। यानी कनाडा से अमेरिका की वायुसेना 27 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका के पास 241 युद्धपोत हैं, जबकि कनाडा के पास सिर्फ 66 हैं। अमेरिका के पास 69 पनडुब्बी हैं, जबकि कनाडा के पास 4 हैं। मित्रों, दोनों देशों की सैन्य ताकत का तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि अमेरिका के सामने कनाडा एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक सकता। एक हफ्ते में अमेरिकी सेना कनाडा के मुख्य शहरों और सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर सकती है। यह बात कनाडा अभी अच्छी तरह जानता है। यही कारण है कि अमेरिकी हमले की आशंका के बीच वो अफगान स्ट्रेटेजी पर अब काम कर रहा है। कनाडाई सेना के डिफेंस मॉडल में उन तरीकों को भी शामिल किया गया है जो 1979 से 1989 के बीच अफगान मुजाहिदीन ने सोवियत सेना के खिलाफ अपनाए थे और बाद में तालिबान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ इस्तेमाल किए। इस नीति के तहत कनाडा की सेना अमेरिकी सेना के खिलाफ हिट एंड रन की रणनीति अपनाएगी। यही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध से सबक सीखते हुए कनाडा अमेरिकी सेना पर ड्रोन से हमला करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है।
कनाडा किसी भी कीमत पर सरेंडर करने के मोड में नहीं दिख रहा। वो न सिर्फ सैन्य तैयारी कर रहा है, बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री ग्रीनलैंड और वेनेजुएला का नाम लेकर अमेरिका का विरोध भी कर रहे हैं। मित्रों, जो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है, वो अक्सर सबसे बड़ी कीमत खुद चुकाता है। ट्रंप ने इसकी कीमत चुकानी शुरू कर दी है। जो देश दशकों से अमेरिका के साथी रहे, जो देश अमेरिका की हां में हां मिलाते रहे, वही अब अमेरिकी नीति और ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं। यूरोप में 40 देश हैं और उनमें से 30 से ज्यादा देश ऐसे रहे हैं जिनके राष्ट्र प्रमुख अब तक वही बोलते और कहते रहे जो अमेरिका कहता है। यूरोपीय देश अमेरिका की खिंची लकीर पर चलते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब यूरोपीय देश न सिर्फ अमेरिका से किनारा कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अपशब्द तक का प्रयोग कर रहे हैं। मित्रों, यूरोपीय देश के नेताओं ने ट्रंप के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया, इस पर हमने एक शब्दकोश तैयार किया है। उस शब्दकोश के कुछ शब्द आपको हम बताना चाहेंगे। ट्रंप को पूर्व नेटो महासचिव और डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री एंडर्स फोर्ड रासमुसेन ने कहा कि वो गैंगस्टर है, तो ब्रिटेन के डेमोक्रेट सांसद एड डेवी ने ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर कहा। ब्रिटेन के ही कंजर्वेटिव पार्टी के सीनियर सांसद साइमन होरे ने ट्रंप को समुद्री डाकू कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो उन्हें बुली बता चुके हैं। डेनमार्क के एक सांसद ने वैश्विक मंच पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। इसके अलावा कई यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप को डकैत, तानाशाह और माफिया जैसे अलंकारों से अलंकृत कर लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। सोचिए, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में शुमार अमेरिका के राष्ट्रपति को ही लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जा रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? ट्रंप और उनकी वो महत्वाकांक्षाएं जिसकी वजह से यूरोपीय देश अब अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। कहते हैं जहां भय बढ़ता है वहां साहस जन्म लेता है। अब यूरोपीय देशों में अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ साहस बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि आर्थिक रूप से जो निर्भरता अमेरिका पर थी, वो अब चीन और भारत की ओर शिफ्ट हो रही है। जिस टैरिफ वेपन से ट्रंप अब यूरोपीय देशों को डरा रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया भी ऐसी आ रही है जो अमेरिका के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो ने अपने देश में उस चीन को खुला आमंत्रण दिया है जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। मित्रों, अब तक फ्रांस में अमेरिका सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। खासकर टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स और ऊर्जा सेक्टर में अमेरिका का दबदबा है। लेकिन मैक्रो अब जिनपिंग को फ्रांस में अपना निवेश बढ़ाने का खुला न्योता दे रहे हैं। इसे आप अमेरिकी पतन के संकेत के तौर पर देख सकते हैं। ट्रंप के इरादे को यूरोप भी समझ रहा है और कनाडा भी। मित्रों, आज कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दावोस के मंच से एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, दुनिया उस दौर में पहुंच गई है जहां ताकतवर वही करता है जो वो कर सकता है और कमजोर को सहन करना पड़ता है। उनकी बात ट्रंप ने सुनी होगी और उन्हें बुरी भी लगी होगी, इसलिए आज ट्रंप ने उन्हें भी धमकी दी। डीएनए मित्रों, फ्रांस की नजर चीन की ओर है तो यूरोपीय संघ की नजर भारत पर है। यूरोपीय संघ भारत के साथ एक ऐसी डील करने जा रहा है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो 27 जनवरी को होगा। मुक्त व्यापार समझौता होने के बाद भारत के सामान को यूरोपीय संघ के 27 देशों के बाजार में कम टैरिफ या बिना किसी टैरिफ के बेचा जाएगा और भारत के बाजार में भी यूरोपीय संघ का सामान मिलेगा। मदर ऑफ ऑल डील्स से अमेरिका को कितना बड़ा झटका लगने वाला है, यह हम आपको बताएंगे। मित्रों, यूरोपीय संघ की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन और काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा 25 जनवरी को भारत आ रहे हैं। वो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। उसके बाद इस सौदे पर मोहर लगेगी। मित्रों, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड पैक्ट होगा जो दुनिया की आबादी की 1/4 यानी 2 अरब लोगों को प्रभावित करेगा। यह ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25% कवर करेगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह डील ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका का दबाव पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। जब ट्रंप ने यह तय कर लिया कि समूची दुनिया में आर्थिक उथल पुथल हो, जब वो बिना युद्ध लड़े ही समूची दुनिया को सरेंडर कराना चाहते हैं, तब यूरोप के 27 देश उस भारत के आगे हाथ बढ़ा रहे हैं जिस पर ट्रंप 50% टैरिफ लगा चुके हैं। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई है। ट्रंप अपनी शर्तें थोप रहे हैं। तब ट्रंप की नीतियों के कारण भारी दबाव झेल रहा यूरोपीय संघ भारत के साथ ऐसी डील करना चाहता है जिसके बाद अमेरिका की जरूरत बहुत ही कम रह जाए। इस मदर ऑफ ऑल डील्स में टेक्सटाइल्स, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, मरीन प्रोडक्ट्स जैसे सामानों पर टैरिफ शून्य हो जाएगा।
अमेरिका में टैरिफ के कारण जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई होगी। यूएस टैरिफ्स और ग्रीनलैंड विवाद के बीच यूरोपीय संघ को भी नया मार्केट मिलेगा। इस मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच करीब 25 से 33 लाख करोड़ रुपए तक का कारोबार हो सकता है। भारत और यूरोपीय संघ को फायदे के बीच सीधा नुकसान अमेरिका को होगा। भारत की अमेरिका पर निर्भरता 10 से 15% तक कम हो सकती है। अमेरिका जो सामान भेजता है उनमें से 8 से 12 लाख करोड़ रुपए का सामान यूरोपीय संघ के देशों में बेचा जा सकता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो मदर ऑफ ऑल डील्स हो रही है, ये ट्रंप की टैरिफ वेपन के खिलाफ एक एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगी। हमारे देश में एक बहुत पुरानी और प्रचलित कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। ट्रंप के साथ यही हो रहा है। वो दूसरे देशों को, वहां के नेताओं को धमका रहे हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर ही ट्रंप का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ बगावत जैसी स्थिति है। पिछले 1 साल में अमेरिकियों को यह एहसास हो चुका है कि ट्रंप की नीति अमेरिका के लिए घातक है। यही कारण है कि वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और अटलांटा में भी लोग ट्रंप के खिलाफ सड़क पर फ्री अमेरिका वॉकआउट नाम से प्रदर्शन कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा शहरों में ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। रेखांकित करने वाली बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या में नौजवान शामिल हैं। मतलब जेन-ज़ी ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। कोई उन्हें फांसीवादी कह रहा है, कोई अधिनायकवादी करार दे रहा है, तो किसी का कहना है कि ट्रंप संविधान का खुला उल्लंघन करते हैं। मित्रों, 1 साल पहले जिन लोगों ने ट्रंप को चुनकर राष्ट्रपति बनाया था, उन्हीं के खिलाफ अमेरिकियों के विद्रोह के कई कारण भी हैं। ट्रंप ने इमिग्रेशन नीति बनाकर जिस तरह लोगों के साथ बर्बरता की, वो तानाशाह जैसा ही है। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर के अधिकारों को सीमित कर दिया। उन्होंने जिस तरह वॉशिंगटन डीसी और लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स को उतारा, उससे लोगों को लग रहा है कि वो तानाशाही कर रहे हैं। ट्रंप ने आम लोगों पर जिस तरह निगरानी बढ़ाई है, उसके बाद लोगों का कहना है कि ट्रंप शासन लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकार पर हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, न्यायपालिका पर भी दबाव बनाया जा रहा है। आंतरिक तानाशाही के साथ साथ ट्रंप अपनी जिद पूरी करने के लिए जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दादागिरी कर रहे हैं, और उस दादागिरी का नतीजा जो यूरोप से आ रहा है, उसको लेकर भी आम अमेरिकी चिंतित है। उन्हें यह लग रहा है कि ट्रंप को चुनकर गलती कर दी। अमेरिकियों को भी लगने लगा है कि ट्रंप के कारण वैश्विक शक्ति का केंद्र अमेरिका अब पतन की ओर जा रहा है। डीएनए मित्रों, भारत के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की तरफ कदम बढ़ाकर यूरोपीय यूनियन ने यह संकेत दे दिया कि आज दुनिया अमेरिका के बिना भी चल सकती है। अब हम इसी अमेरिका मुक्त संसार के विचार का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इन विचारों और समीकरणों को समझने के लिए सबसे पहले आपको अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का एक बयान बेहद गौर से सुनना चाहिए। यह बयान बताता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की डायनासोर डिप्लोमेसी यानी दादागिरी अब दुनिया के किसी भी हिस्से को कबूल नहीं है। मित्रों, अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी आज अमेरिका से ही अलगाव की बात कर रहे हैं। अगर यह अलगाव हुआ तो वाकई संसार पर अमेरिका का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। बहुत संभव है कि आने वाले वक्त में यह प्रभाव शून्य भी हो जाए। अगर वाकई अमेरिकी प्रभाव का मीटर नीचे आया तो इसका सबसे बड़ा असर अमेरिकी डॉलर पर पड़ेगा। आपको भी गौर से देखना और समझना चाहिए कि जब संसार अमेरिका से दूरी बनाकर चलेगा तो फिर डॉलर का क्या हश्र होगा। अमेरिका से दूरी बनाने पर सभी देश अपनी करेंसी में ही लेन देन करेंगे। मिसाल के लिए यूरोपीय देश यूरो में व्यापार कर सकते हैं, ब्रिक्स के सदस्य देश कोई नई करेंसी बना सकते हैं, या फिर आपसी सहमति से वर्तमान करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किस्म के कदमों का असर यह होगा कि यूरोप से लेकर एशिया तक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने की वजह से डॉलर की वैल्यू भी तेजी से कम होगी। अगर डॉलर कमजोर हुआ तो इससे अमेरिका के लिए आयात महंगे हो जाएंगे, जो आगे चलकर अमेरिका में महंगाई को तेजी से बढ़ा देगा। यानी अमेरिकी प्रभाव से मुक्त संसार की सबसे बड़ी कीमत अमेरिका के नागरिकों को ही चुकानी पड़ेगी। डीएनए मित्रों, डॉलर के कमजोर होने का असर सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे दुनिया को लेकर फैसले लेने की अमेरिकी क्षमता भी नगण्य हो जाएगी। यह डॉलर का डोमिनेंस यानी दबदबा ही है जिसकी वजह से ट्रंप जैसे किरदार किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं। अगर डॉलर में ही दम नहीं बचा तो ट्रंप या भावी अमेरिकी राष्ट्रपतियों के पास किसी देश, शख्स या संगठन पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाने की पावर नहीं बचेगी। मित्रों, आज दुनिया के कई बड़े देश जिस तरह से अमेरिका से फासला बना रहे हैं,
इसे आप थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के नजरिए से भी देख सकते हैं। अब हम आपको इसी थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आप अमेरिकी मुक्त संसार के इस विचार को बेहतर तरीके से समझ सकें। यह थ्योरी अमेरिका के ही समाजशास्त्री जोसेफ शामटर के दिमाग की इजाद है। इस थ्योरी में जोसेफ शामटर कहते हैं कि जब कोई पुरानी व्यवस्था इतनी दुखदाई हो जाती है कि उसके साथ जीना मुश्किल हो जाए तो नई व्यवस्था को खड़ा करने के लिए पुरानी को पूरी तरह नष्ट करना पड़ता है। नई व्यवस्थाओं में त्वरित न्याय और निष्पक्ष अवसरों की आशा ज्यादा रहती है। मित्रों, इसे इत्तेफाक मानिए या फिर दूरदर्शी सोच, इस थ्योरी को लिखने वाले जोसेफ शामटर ने आज से 75 साल पहले यह बता दिया था कि एक दिन अमेरिकी पूंजीवाद से पैदा हुआ दुनिया को डराने और धमकाने वाला सिस्टम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आज इसी थ्योरी पर चलकर अमेरिकी प्रभाव से मुक्त संसार बनाने की कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिका मुक्त संसार की इस परिकल्पना में एक महत्वपूर्ण बिंदु दुनिया का सामरिक समीकरण भी है। आज तक पश्चिमी देश अमेरिका की ही कमान तले सामरिक सुरक्षा के फैसले लेते थे। अगर पश्चिमी जगत ने इस मुद्दे पर भी अमेरिका से दूरी बना ली तो एक नई तस्वीर उभरेगी। अब हम आपको इस तस्वीर से जुड़ी घटनाएं और आकलन बताने जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिकी प्रभुत्व में चलने वाली नेटो का विकल्प तैयार करना शुरू कर दिया है। यूरोपीय देश रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी नाम के एक सामरिक सहयोग पर सहमति बना चुके हैं। फिलहाल इस फोर्स में 5000 सैनिक तैनात किए गए हैं। यूरोपीय देशों का प्लान है कि साल 2030 तक इस फोर्स की तादाद 50,000 कर दी जाए और इस फोर्स के लिए 6.5 बिलियन यूरो यानी तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का बजट भी तय कर दिया जाए। मित्रों, यूरोपियन यूनियन अमेरिका से फासला बना रही है, लेकिन ट्रंप को शायद इसकी कोई फिक्र नहीं। यूरोप के साथ डैमेज कंट्रोल करने के बजाय ट्रंप आज भी यूरोपीय देशों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। डीएनए मित्रों, आज यूरोपीय देश अलग सामरिक गठबंधन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अगर वाकई अमेरिका मुक्त संसार बना तो विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पावर सेंटर बनने तय हैं। अगर ट्रंप का प्रभाव खत्म होगा तो उनके पारंपरिक प्रतिद्वंदी यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रभाव बढ़ेगा। रूस किस तरह और दुनिया के किस हिस्से में पावर सेंटर बन सकता है, अब हम आपके लिए इन्हीं संभावनाओं का विश्लेषण करने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, अगर पुतिन को प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का मौका मिला तो यकीनन उनकी पहली प्राथमिकता ग्रेटर रशिया के सपने को साकार करना होगा, यानी मध्य एशिया में एक ऐसा ब्लॉक बनाना जिसकी जमीन पर भले ही रूस का कब्जा ना हो लेकिन इस पर रूस की मजबूत पकड़ बन जाए। अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन जैसे मध्य एशियाई देशों को रूस दोबारा तत्कालीन सोवियत संघ जैसे ढांचे में ला सकता है। इसके लिए पुतिन के पास CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सामरिक ढांचा पहले से मौजूद है, यानी पुतिन मध्य एशिया से पूरी तरह अमेरिका और नेटो का सामरिक प्रभाव हटा पाएंगे और दुनिया का यह हिस्सा रूसी झंडे के तले आगे बढ़ेगा। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि अमेरिका मुक्त संसार में सामरिक दबदबा कायम करने के साथ साथ पुतिन के पास मध्य एशिया के उस बड़े भूभाग पर भी कंट्रोल होगा जिसे एशिया और यूरोप का व्यापारिक मार्ग भी कहा जाता है। अगर पुतिन इस सेंट्रल एशिया कॉरिडोर को विकसित कर पाए तो यह रूस और उसके गुट के लिए एक इकोनॉमिक बूस्टर साबित होगा। अमेरिकी दबदबे से मुक्त दुनिया में एक और देश अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश करेगा। यह देश है चीन, जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विस्तारवाद को रोकने वाले किरदारों में अमेरिका भी शामिल है। नए समीकरणों से जिनपिंग क्या हासिल कर सकते हैं, यह भी आपको बेहद गौर से देखना चाहिए। लंबे समय से चीन के पड़ोसियों को अमेरिका से मदद मिल रही है। ताइवान से लेकर जापान और दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी हटने से दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक के मुहाने तक चीन का दबदबा कायम होने के चांस बढ़ जाएंगे। बहुत संभव है कि जिनपिंग को ताइवान और साउथ चाइना सी के विवादित इलाकों पर कब्जा करने का भी मौका मिल जाए। ऐसे में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के पास दो ही विकल्प रहेंगे, या तो वो चीन जैसी शक्ति से लड़ाई लड़े या फिर चीन के दबदबे को स्वीकार कर ले। दोनों ही सूरत में चीन का फायदा ही होगा। यह आकलन बताता है कि अमेरिका मुक्त संसार का विचार जिनपिंग के लिए भी कई अवसर लेकर आएगा। मित्रों, अमेरिका मुक्त संसार एक ऐसी परिकल्पना है जो वाकई जियोपॉलिटिक्स की दशा और दिशा बदलकर रख देगी। इन्हीं संभावनाओं में से एक है इस्लामिक जगत के मुल्क जिनके ऊपर लंबे वक्त से अमेरिका का प्रभाव रहा है। अमेरिकी सरकार के फैसले ही इन देशों की नीयत और नीति तय करते हैं। अमेरिकी प्रभाव से दूर होकर इन देशों ने एक नए सामरिक ब्लॉक की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इस प्रयास को दुनिया ने इस्लामिक नेटो का नाम दिया है। अमेरिकी मुक्त संसार में यह इस्लामिक नेटो किस रास्ते पर बढ़ेगा,
अब आपको यह भी समझना चाहिए। इस इस्लामिक नेटो की तरफ पहला कदम उस वक्त बढ़ा जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर पारस्परिक सहयोग का समझौता किया। इस समझौते के बाद तुर्की के भी गठबंधन से जुड़ने की अटकलें सामने आईं। बहुत मुमकिन है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान से जुड़े दूसरे इस्लामिक मुल्क भी सुरक्षा की जरूरत के लिए कथित इस्लामिक नेटो का हिस्सा बन जाएं। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभाव शून्य हो जाएगा और स्थानीय ताकतों को अपने फैसले लेने का अधिकार मिल जाएगा। मित्रों, इस्लामिक नेटो एक सामरिक प्लान है, लेकिन अरब जगत के एक्सपर्ट्स लगातार चर्चा कर रहे हैं किस तरह अमेरिकी प्रभाव को दुनिया के इस हिस्से से दूर किया जाए। इन चर्चाओं का मकसद है मिडिल ईस्ट के आर्थिक और सामरिक हितों से विदेशी कंट्रोल को दूर करना। इन चर्चाओं को नजदीक से समझने के लिए आपको सऊदी अरब के बड़े अखबार अरब न्यूज का हालिया संपादकीय गौर से पढ़ना और समझना चाहिए। इस संपादकीय की हेडलाइन थी अमेरिकन मैप वर्सेस अरब यूनिटी, यानी अमेरिका दबदबा बनाम अरब एकता। संपादकीय में बताया गया कि अमेरिका फर्स्ट की नीति की वजह से अरब जगत का आर्थिक और सामरिक दोहन किया गया है। संपादकीय लिखने वाले जानकारों ने नसीहत दी कि वॉशिंगटन के साथ साथ व्यापार करने से बेहतर है कि अरब देश एक दूसरे के विकास में सहयोग करें ताकि क्षेत्रीय एकता और विकास आगे बढ़ सके। डीएनए मित्रों, कहने और सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अरब जगत का एक कटु सत्य ये रहा है, ये सत्य है ताकत और रसूख हासिल करने के लिए प्रतिद्वंदिता। इन्हीं महत्वाकांक्षाओं की वजह से आज तक अरब जगत में ऐसे गुट और किरदार सक्रिय हैं जो आतंकवाद की दहशत के जरिए सरकारों को धमकाते रहे हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर अमेरिका मुक्त संसार हकीकत में तब्दील हो भी गया, तब भी अरब जगत में स्थिरता या एकता की कोई गारंटी नहीं है। मित्रों, अमेरिका दबदबा खत्म होने से अवसरों के रास्ते भारत के लिए भी खुलेंगे। किस तरह भारत विकास और सामरिक प्रभाव की गति हासिल कर सकता है, अब हम आपको यही बताने जा रहे हैं। मध्य एशिया से लेकर एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट, दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में भारत और उस क्षेत्र की बड़ी शक्तियों के अच्छे संबंध स्थापित हो चुके हैं। तेल और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और मिडिल ईस्ट का सहयोग काफी आगे बढ़ सकता है। क्वाड के जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर इंडो पैसिफिक में भारत की पकड़ मजबूत हो सकती है। इतना ही नहीं, जिस यूरोपियन यूनियन के साथ भारत आर्थिक रिश्तों को मजबूत कर रहा है, उसके साथ सामरिक रिश्ते बढ़ाने के विकल्प भी तलाशे जा सकते हैं। आज रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। $1 की कीमत 91 रुपए 69 पैसे हो गई। ट्रंप की नीति और अमेरिका का तानाशाही रवैया भारत की करेंसी के साथ साथ भारत के विकास के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। इसीलिए अगर अमेरिका का पतन होता है तो डॉलर का पतन होगा, और डॉलर का पतन होगा तो भारत समेत दुनिया के ताकतवर होते देशों की करेंसी की ताकत बढ़ेगी, और इससे भारत खुद को दुनिया के नए सुपर पावर के तौर पर स्थापित कर सकता है। मित्रों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक शब्द का जन्म हुआ था। यह शब्द था पैक अमेरिका, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो दौर जब दुनिया के तकरीबन हर क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा या प्रभाव था। आज ट्रंप जिस तरह दुनिया से अदावत मोल ले रहे हैं, वो इशारा कर रहा है कि पैक्स अमेरिकाना नाम के इस दौर का अंत नजदीक आ रहा है, और भारत चीन जैसे नए सुपर पावर देश बनकर उभर रहे हैं, और दुनिया को आने वाले दिनों में यही चलाने जा रहे हैं। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप पर आज का हमारा विश्लेषण इस घटना को बताए बगैर पूरा नहीं हो सकता जो आज अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ घटी। आज ट्रंप का हाईटेक एयरफोर्स 1 विमान दावोस के लिए निकलते वक्त ही खराब हो गया। विमान में तकनीकी खराबी के कारण ट्रंप को बीच रास्ते से वापस अमेरिका लौटना पड़ा। इसके बाद वो दोबारा गए, और फिर जब दावोस पहुंचे तो उन्होंने एक एक करके उन सभी यूरोपीय देशों को सख्त संदेश दिया जो उनकी कब्जा नीति का विरोध कर रहे हैं। मित्रों, 30 सेकंड पहले हमने जिस पैक्स अमेरिकाना की परिभाषा आपको समझाई, अमेरिका के प्रभाव से जुड़े इस दौर में अमेरिका का सबसे मजबूत और सक्रिय सहयोगी ब्रिटेन था। आज ट्रंप को अपने पुराने सहयोगी ब्रिटेन के फैसले भी कबूल नहीं हो रहे। अब हम आपके सामने ब्रिटेन और ट्रंप के बीच छिड़े नए टकराव का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस विश्लेषण का केंद्र बिंदु है भारत से 1000 मील दूर मॉरिशस का चागोस द्वीप। एक द्वीप को लेकर ट्रंप और ब्रिटेन के बीच तकरार क्यों ठनी है, यह आपको बेहद ध्यान से देखना चाहिए। ब्रिटेन ने फैसला किया है कि वो चागोस द्वीप समूह को दोबारा मॉरिशस को सौंप देगा। 1814 में ब्रिटेन ने इस द्वीप समूह पर कब्जा किया था। 70 के दशक में ब्रिटेन ने इस द्वीप समूह के मूल निवासियों को विस्थापित कर दिया। इस विस्थापन के बाद चागोस में अमेरिका और ब्रिटेन के एक सैन्य संयुक्त अड्डा बनाया गया था, जिसे डिएगो गार्सिया नाम दिया गया था। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने
चागोस पर ब्रिटेन के कब्जे को अवैध करार दिया। अब यानी फैसले के तकरीबन 6 साल बाद ब्रिटेन ने द्वीप समूह से कब्जा छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि मॉरिशस से ब्रिटेन उस हिस्से को दोबारा लीज पर लेगा जहां डिएगो गार्सिया सैन्य बेस मौजूद है। मित्रों, ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और सामरिक हितों से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने का दावा किया है, लेकिन ट्रंप को यह कदम हजम नहीं हो रहा। ब्रिटेन के इस फैसले पर ट्रंप ने क्या कहा, यह भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा, ब्रिटेन ने सामरिक रूप से अहम द्वीप समूह को लौटाने का फैसला किया है। नेटो में हमारे इस महत्वपूर्ण सहयोगी के फैसले ने मुझे चौंका दिया है। हमारे कुछ प्रतिद्वंदी सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की भाषा ही समझते हैं। ब्रिटेन ने इस सामरिक अड्डे को लौटाकर बेवकूफी से भरा काम किया है। मित्रों, ब्रिटेन ने अपने ही कब्जे वाले क्षेत्र को वापस लौटाने का फैसला किया। इसके बावजूद ट्रंप बेवकूफी जैसे सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप के इस गुस्से के पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह वो पैसा जो नई लीज के लिए मॉरिशस को दिया जाएगा। ब्रिटेन नई लीज के लिए मॉरिशस को हर साल 1000 करोड़ रुपए देगा। ट्रंप के गुस्से की दूसरी वजह उनके अंदर बैठा डर है। ट्रंप को यह आशंका है कि रूस या चीन के प्रभाव में आकर मॉरिशस नई लीज पर इनकार कर सकता है, यानी हिंद महासागर में एक अहम सैन्य बेस अमेरिका के हाथों से निकल सकता है। आखिर चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया को लेकर ट्रंप की चिंता क्यों बढ़ी हुई है, ये समझने के लिए आपको डिएगो गार्सिया का इतिहास ध्यान से देखना चाहिए। 1991 में जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ पहला युद्ध छेड़ा था, तो अमेरिकी बमवर्षक डिएगो गार्सिया से ही उड़ान भरकर बगदाद पर बमबारी करते थे। 2001 से 2006 के बीच अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बमबारी के मिशन इसी एयरबेस से किए गए थे। गाजा युद्ध के दौरान हूती आतंकवादियों पर हमले के लिए भी डिएगो गार्सिया एयरबेस का ही इस्तेमाल किया गया था। ये तथ्य बताते हैं, अगर डिएगो गार्सिया से अमेरिकी सेना को हटना पड़ा तो हिंद महासागर में उसकी कमजोरी उजागर हो जाएगी। मित्रों, ट्रंप की प्राथमिकताओं में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान से ज्यादा अमेरिका के सामरिक हित शामिल हैं। ऐसी ही जिद और आक्रामक बर्ताव की वजह से आज अमेरिका मुक्त संसार जैसे विषय पे चर्चाएं तेज हो गई। डीएनए मित्रों, 4 दिन बाद देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। यह दिन देशभक्ति और गर्व का प्रतीक है। कर्तव्य पथ पर सजती गणतंत्र दिवस परेड हमें हमारी संस्कृति, एकता और प्रगति की झलक दिखाती है। 2026 का 26 जनवरी किस तरह सबसे अलग होगा, नया होगा, खास होगा, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। इस बार कर्तव्य पथ पर भारत का हाइपरसोनिक दर्शन होगा। एक ऐसा हथियार इस बार परेड का हिस्सा होगा जिसका नाम सुनने भर से पाकिस्तान ही नहीं, चीन के भी पसीने छूटेंगे। आज हम आपको गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले मूक योद्धाओं के दर्शन भी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको भारत के उस हाइपरसोनिक हथियार के बारे में जानना चाहिए जो पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने वाला है। मित्रों, इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर भारत की नई लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRASHM मुख्य आकर्षण होगी। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को नए स्तर पर ले जाने वाली यह मिसाइल समंदर में दुश्मन का काल बनने वाली है। यह भारत के समुद्री क्षेत्र को कैसे सुरक्षित करेगी, यह समझने के लिए आपको इसकी ताकत के बारे में जानना चाहिए। LRASHM को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक एंटी शिप मिसाइल प्रणाली है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल की खासियत है कि यह दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के दायरे में आए बिना ही हमला कर सकती है। नौसेना इसे सुरक्षित दूरी से लॉन्च कर सकती है और बड़े युद्धपोतों को सटीक निशाना बना सकती है। LRASHM भारतीय नौसेना की सी कंट्रोल और समुद्री रणनीतिक क्षमता को बढ़ाती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक बढ़त और मजबूत होगी। ये सी स्कीमिंग यानी तकनीक से लैस है, यानी ये समुद्री सतह से थोड़ी ही ऊंचाई पर उड़ान भरती है जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती है। इसकी एक खासियत यह भी है कि ये नौसेना के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स यानी पनडुब्बी, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च की जा सकती है। मित्रों, ये मिसाइल दुश्मन के युद्धपोतों को लंबी दूरी से सटीक निशाना बनाने में सक्षम है और भारत की आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक का प्रतीक भी है। LRASHM के प्रदर्शन से दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत समुद्री सुरक्षा और रणनीति में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, इस बार गणतंत्र दिवस की सुरक्षा भी अभूतपूर्व होने वाली है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद पूरी दिल्ली को अभेद्य किला बना दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर 15,000 जवानों को तैनात किया गया है। 10,000 दिल्ली पुलिस के जवान और 5,000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं।
वाहनों की चेकिंग के लिए 4 लेयर की सुरक्षा की गई है। 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मित्रों, संभावित खतरे को देखते हुए इस बार दिल्ली पुलिस के जवानों को एक खास चश्मा दिया गया है। ये चश्मे ऐसी तकनीक से लैस हैं कि किसी भी संदिग्ध की पहचान एक नजर में कर लेंगे। ये खास चश्मा काम कैसे करता है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। और दिल्ली पुलिस ऐसे चश्मों का इस्तेमाल कर रही है जो कि FRS से रेस है और घूमते फिरते आउटर सर्कल में भी संदिग्धों की पहचान की जा सकती है। किस तरीके से ये खास चश्मे काम करते हैं ये आप ये देख सकते हैं कि लगातार ये चश्मा पहन के जो भी इसके अंदर डेटा फीड है और वो इस मोबाइल के साथ अटैच्ड है कि जो भी देखेगी उस पर अगर कोई संदिग्ध होता है तो उसके ऊपर रेड कलर का एक मार्क आ जाता है। अगर कोई डेटा में वो फिट नहीं है तो फिर ग्रीन नंबर आता है। बात करते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी थर्मल स्कैनिंग है। ये हमारे फ़ोन के साथ कनेक्टेड है। इसमें किसी चार्जर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें हमें अपना फ़ोन चार्ज रखना पड़ेगा। इसमें हम अपना एक वायरलेस फ़ोन चार्जर साथ में रखेंगे जिसकी वजह से हमारा फ़ोन हर टाइम चार्ज रहेगा और रेगुलर बेसिस पे हम इसको ऑपरेट कर पाएंगे, चाहे वो 7-8 घंटे हो चाहे 10 घंटे हो, इजीली। आपके जैसे आप देख रहे हैं तो क्या आपको ये इसका वो डिस्प्ले भी देखना पड़ेगा फ़ोन पे? इसमें हमें डिस्प्ले देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ राइट में तो इसकी स्क्रीन पर वही राइट जगह से दिखाई देगा। अगर लेफ्ट देख रहा हूँ और अननोन कुछ आ रहा है या ग्रीन बॉक्स आ रहा है तो इस स्क्रीन पर चश्मे में भी आ जाता है रेड या फिर जो इसी चश्मे के अंदर एक स्क्रीन है, उसी की वजह से हमारे ऊपर रेड आएगा। वो आएगा किसी सस्पेक्टेड के लिए या फिर किसी टेररिस्ट या क्रिमिनल के लिए। मित्रों, गणतंत्र दिवस परेड में दुनिया पहली बार भारत की पशु टुकड़ी को भी मार्च करते हुए देखेगी। पहली बार सेना की रिमाउंट एंड वेटनरी कोर यानी RVC की टुकड़ी को विशेष रूप से चुना गया। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी में इस टुकड़ी की तस्वीरें भी देखी गई। इस टुकड़ी में कौन कौन से पशु पक्षी शामिल हैं और सरहद पार से मूक योद्धा क्या भूमिका ये निभाते हैं, उसे समझने के लिए आपको हमारा ये वीडियो विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए और इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार देश के दुर्गम सीमाओं की रक्षा करने वाले पशु पक्षी भी भाग ले रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने वाले पशु पक्षी भी कर्तव्य पथ पर सेना के जवानों के साथ कदम ताल करने वाले हैं। रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स की इस टुकड़ी में सबसे आगे चलेंगे 2 बैक्ट्रियन यानी 2 कुबड़ वाले ऊंट। इनके पीछे होंगे 4 जानस्कर पोनी यानी टट्टू। साथ में होंगे 4 शिकारी रैप्टर्स यानी बाज। और इस टुकड़ी में आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक भारतीय नस्ल के 10 सोल्जर डॉग्स भी शामिल होंगे। हाल ही में बैक्ट्रियन ऊंटों को लद्दाख में सेना के सारथी के तौर पर शामिल किया गया है। इन्हें लद्दाख के ठंडे इलाकों में ऑपरेशंस के लिए शामिल किया गया है। अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन और 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल ये ऊंट 250 किलोग्राम तक भार उठा सकते हैं। आपको बता दें, ये डबल हम्प कैमल है जिसको कहा जाता है बैक्ट्रियन कैमल। और इसकी विशेषता ये होती है कि खासकर जो लद्दाख के इलाके हैं वहां पर ये हमारे इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। और ये गलवान में पोस्टेड है इंडियन आर्मी के साथ, वहां पर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ओर से आप देखिए किस तरह से वहां पर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में ऊंटों के पीछे मार्च करेंगे जानस्कर टट्टू। ये लद्दाख की एक दुर्लभ और स्वदेशी पर्वतीय नस्ल है। आकार में छोटे होने के बावजूद ये टट्टू असाधारण सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं। ये 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई और -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में 40 से 60 किलोग्राम वजन लेकर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इन्हें 2020 में सेना में शामिल किया गया। ये सियाचिन ग्लेशियर जैसे अत्यंत कठिन इलाकों में सेवाएं दे रहे हैं। परेड का एक प्रमुख आकर्षण होंगे सेना के डॉग्स, जिन्हें भारतीय सेना के मूक योद्धा भी कहा जाता है। ये डॉग्स आतंकवाद रोधी अभियानों, विस्फोटक और बारूदी सुरंगों की पहचान, ट्रैकिंग, पहरेदारी, आपदा राहत तथा खोज और बचाव अभियानों में सैनिकों का साथ देंगे। आमतौर पर सेना में पहले विदेशी ब्रीड्स के कुत्ते शामिल किए जाते थे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की सोच के तहत अब भारतीय ब्रीड के डॉग्स भी सरहदों की पहरेदारी करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पी पराई, कोम्बई और राजा पालयम जैसे स्वदेशी नस्लों के डॉग्स मार्च करेंगे। कर्तव्य पथ पर परेड में 4 बाज यानी रैप्टर्स भी शामिल होने वाले हैं। ये जो एक रैप्टर आपको नजर आ रहा है या फिर इस तरफ मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं रैप्टर, इनका नाम बहुत यूनिक है। देखिए इन दोनों का जो नाम है वो है करण अर्जुन। और
किस तरह से ये अपनी जोड़ी को इसी तरह से परेड के वक्त भी दिखाएंगे। कर्तव्य पथ पर परेड में इन मूक योद्धाओं को शामिल करने का उद्देश्य सेना की इनोवेटिव अप्रोच को दिखाना है, जहां प्राकृतिक क्षमताओं को सैन्य उपयोग में बदला जाता है। कर्तव्य परेड से पहले, गणतंत्र दिवस परेड से पहले अगर हम बात करें, इस वक्त कर्तव्य पथ पर सभी टुकड़ियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी तैयारी की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। मित्रों, आपने सोशल मीडिया पर एक वायरल रील देखी होगी जिसमें एक युवक कृष फिल्म का गाना अपने अंदाज में सुना रहा है। इस वायरल रील को करोड़ों लोगों ने देखा है। अब सेना के जवान इसी रील वाले गाने पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कर रहे हैं। उनके सिंक्रोनाइज्ड मार्च और लय की ये तस्वीर आपको भी देखनी चाहिए। का गाना गिरीश का पांच दिन बाद होने वाले गणतंत्र दिवस की तैयारी आपने देखी। अब हम 2 दिन बाद होने वाली सरस्वती पूजा में प्रशासनिक बाधा का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, आज हम हिंदू बहुल देश में मां सरस्वती की पूजा के खिलाफ लाइसेंस राज का डीएनए टेस्ट करेंगे। खबर यह है कि बिहार में पूजा करने के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की जा रही है। सही सुना आपने, बिहार में पूजा के लिए अब लाइसेंस लेना जरूरी होगा। 23 जनवरी यानी शुक्रवार को देश भर में सरस्वती पूजा मनाई जाएगी। मां सरस्वती की कृपा से अज्ञानता दूर होती है, लेकिन सरस्वती पूजा को लेकर बिहार में प्रशासनिक अज्ञानता का प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में हिंदुओं को मां सरस्वती की आराधना के लिए लाइसेंस लेना होगा। बगैर लाइसेंस के आप सार्वजनिक जगहों पर मां सरस्वती की पूजा नहीं कर सकेंगे। अगर आपने पूजा के लिए लाइसेंस नहीं लिया तो कार्रवाई होगी। अर्थव्यवस्था में लाइसेंस राज को खत्म किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं की आस्था में लाइसेंस राज शुरू किया जा रहा है। लाइसेंस के नाम पर बिहार में सरस्वती पूजा का आयोजन करने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस की तरफ से दी गई ये धमकी आपको भी ध्यान से सुननी चाहिए। कोई भी मूर्ति बिना लाइसेंस के नहीं बैठेगा। एक भी प्रतिमा बिना लाइसेंस का दिख गया तो जान लो कार्रवाई होगा। सुना आपने, अगर किसी ने बिना लाइसेंस के मां सरस्वती की पूजा अर्चना की तो पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। जो बिहार पुलिस पटना के गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा इंतजाम करने में विफल रहती है, वो सरस्वती पूजा करने वालों पर तुरंत एक्शन लेगी। ये फैसला आस्था में प्रशासनिक दखल का स्पष्ट उदाहरण है। डीएनए मित्रों, सरस्वती पूजा बिहार के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। स्कूल कॉलेज के अलावा जगह जगह चौक चौराहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है। सनातन धर्मी भक्ति भाव से विद्या और ज्ञान की देवी की पूजा करते हैं। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, लेकिन प्रशासन ने नई परंपरा शुरू करते हुए इसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी बना दिया है। लखीसराय जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, सभी पूजा पंडाल के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के सार्वजनिक जगहों पर प्रतिमा विस्थापित नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही आप किसी सार्वजनिक जगह पर, किसी चौराहे पर, किसी परिसर में, किसी प्रांगण में अगर आप रखते हैं प्रतिमा और वहां कई लोग आते हैं, कई लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको उसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो बिहार के सभी 38 जिलों में इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए थाने के स्तर पर निगरानी सेल बनाए गए। सोचिए, पूजा करने के लिए भी लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। अलग अलग तरीके के लाइसेंस के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन पूजा के लिए लाइसेंस भारत में शायद ही आपने कभी सुना हो। बिहार के हिंदुओं को मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित करने के लिए थाने के चक्कर लगाने को मजबूर कर दिया गया है। अगर किसी थानेदार को सरस्वती पूजा से ऐतराज है तो वो कानून व्यवस्था का हवाला देकर मना भी कर सकता है। डीएनए मित्रों, बंगाल में हिंदुओं की पूजा के दौरान कई तरीके की शर्तें लगाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। बीजेपी उसका विरोध भी करती है, लेकिन इस बार पूजा को लेकर लाइसेंस की शर्त ऐसे राज्य में लगाई गई है जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार में शामिल है। डीएनए मित्रों, आज के विश्लेषण की शुरुआत हमने युद्ध के लिए ट्रंप की सनक और उसके परिणामों से की।
इसका एक परिणाम भारत के शेयर बाजार भी झेल रहे हैं। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट आई है। इससे सोचने के लिए हमें मजबूर कर दिया कि यह गिरावट स्थायी है या अस्थायी है। शेयर बाजार रिकवर होगा या आने वाले दिनों में और गिरेगा? क्या यह साल निवेशकों को मालामाल करने के बाद कंगाल कर देगा? क्या ट्रंप अपने बयानों से ही दुनिया में आर्थिक अस्थिरता ला देंगे? क्या शेयर बाजार की जगह सोने चांदी में निवेश करना बेहतर है? इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको शेयर बाजार के कुछ आंकड़े ध्यान से देखने चाहिए। डीएनए मित्रों, पिछले 3 दिनों में सेंसेक्स में 1661 अंक की गिरावट आई है। सोमवार को सेंसेक्स 324 पॉइंट गिरा, मंगलवार को 1066 पॉइंट और आज 271 पॉइंट। इन 3 दिनों के दौरान निवेशकों को करीब 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2026 के शुरुआती 3 हफ्तों में सेंसेक्स 3311 पॉइंट्स गिरा है। इस दौरान विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से $3 अरब यानी 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा निकाल लिया है। और डीएनए में अब आज का संदेश, अकेले होने का हुनर रखें। अपने और सपने कभी भी बदल सकते हैं। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का वक्त आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।